गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अनुकूलतम पूंजी संरचना, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, आज का हमारा ये टॉपिक है। अभी तक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट और उसको प्रभावित करने वाले इफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमल होना या अनुकूलतम, सर्वोत्तम या साउंड होना कितना आवश्यक है, ये इस बात से स्पष्ट है क्योंकि यह एक दीर्घकालीन वित्तीय प्रबंधन की बात करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करता है, जो स्थायी संपत्तियों के लिए कलेक्ट की जाती हैं या प्रबंध किया जाता है। यदि यह वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंसिंग प्रॉपरली नहीं होती या पूंजी संरचना प्रॉपरली नहीं होती, डेट इक्विटी का रेशो सही तरीके से सही अनुपात में निश्चित नहीं होता है, तो संस्था को बहुत बड़ी हानि या दिवालियेपन का सामना करना पड़ सकता है। यानी वेरी हाई रिस्क इज़ देयर। रिस्क इस तरह की है कि यदि इक्विटी पर ही संस्था बिजनेस करेगी तो वह उसके लिए लाभांश को कम करने वाली स्थिति मानी जाएगी, और डेट कैपिटल को यदि वह शामिल करती है, ऋण पूंजी को शामिल करती है, तो उससे लाभांश तो नो डाउट बढ़ेंगे ही, लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। क्योंकि डिबेंचर कैपिटल या डेट कैपिटल को लेने का मतलब है एक निश्चित रूप से या एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना और एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका रिडेम्पशन करना संस्था के लिए ज़रूरी होगा। तो किसी भी तरह से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि पूंजी संरचना का अनुकूलतम होना, जिसको हम सर्वोत्तम भी कह सकते हैं, एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर लेआउट भी कह सकते हैं, उसका महत्व बहुत अधिक है। अब इस पूंजी संरचना के कंसेप्ट को समझते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड डिज़ाइन एंड डेवलप द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। द डिज़ाइनिंग ऑफ ए साउंड और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर required to consider the following features in addition to a comparative analysis of cost, risk and control associated with different security patterns। हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं। एक वित्तीय प्रबंधक कंपनी के लिए संतुलित एवं अनुकूलतम पूंजी संरचना का निर्धारण करना चाहिए जो संस्था के लिए लाभदायक हो। एक संतुलित एवं अनुकूलतम पूंजी संरचना में निम्न बिंदुओं के साथ लागत, जोखिम व नियंत्रण से संबंधित सभी प्रकार का एक तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक होता है। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको दो बातें स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि संतुलित या अनुकूलतम पूंजी संरचना एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का किसी कंपनी के लिए लाभदायक तभी हो सकता है जबकि उसको एक निश्चित बिंदुओं के साथ बनाया जाए, निश्चित विशिष्टताओं के साथ उसको तैयार किया जाए। और पूंजी संरचना वही श्रेष्ठ मानी जा सकती है जो कंपनी को या कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अधिकतम लाभदायक हो। संस्था के लिए लाभदायक या शेयर होल्डर्स के लिए लाभदायक होना एक ही बात है, और उसका मीनिंग यही होगा कि अंशधारियों के मूल्यों में वृद्धि हो या समता अंशों का, इक्विटी शेयर का बाजार मूल्य यदि बढ़ता है तो किसी भी संस्था का शुद्ध मूल्य यानी नेटवर्थ में वृद्धि होती है और वह इंस्टीट्यूशन हाई प्रॉफिट्स की तरफ अपने ग्राफ को ले जा रहा है, यह स्पष्ट होगा। इसलिए पूंजी संरचना का ऑप्टिमल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस पूंजी संरचना में हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर बात करेंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे जो उसमें होनी आवश्यक है। इसके साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी पूंजी संरचना बनाई जा रही है, यानी विभिन्न प्रतिभूतियों का जो सिक्योरिटी मिक्स बनाया जा रहा है, प्रतिभूति मिश्रण बनाया जा रहा है, उनका लागत के आधार पर, जोखिम के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर
एक तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। यानी सिक्योरिटी मिक्स को हम कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल से रिलेटेड एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें न्यूनतम लागत पर पूंजी चाहिए, जिसमें जोखिम कम यानी रिस्क का जो फीचर है वो भी कम होना चाहिए, और उस पूंजी संरचना पर प्रबंधकों का नियंत्रण भी होना चाहिए। तो जब ये 3 मुख्य बिंदु उसमें शामिल होते हैं तो वह भी अपने आप में एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब वो विशिष्ट बिंदुओं को हम देखते हैं। नंबर 1, न्यूनतम पूंजी लागत, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी भी पूंजी को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी प्रतिभूति को, चाहे वह इक्विटी शेयर हो, डिबेंचर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, इन तीनों की कोई ना कोई लागत होती है। पहले भी समझा चुकी हूँ। इक्विटी शेयर्स की लागत क्या होती है? जो अंशधारी बाजार में एक सामान्य रूप से उस पर जितना लाभ कमाना चाहते हैं या जितनी आय अर्जित करना चाहते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न that is expected by the shareholders in the market। अधिमान अंश की लागत बिल्कुल निश्चित है। कौन सी है वो लागत? जिस दर पर उसको लाभांश दिया जाता है, जो निश्चित होता है। ऋण पत्रों की लागत कौन सी होती है? जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, जिस आधार पर उसको निर्गमित किया गया है। ये तो हुई उनकी मूल लागतें हैं, मेन कॉस्ट। उसके अलावा उनके निर्गमन की लागतें, इशुइंग कॉस्ट भी होती है, जो इसमें ऐड की जाती है। जैसे इन प्रतिभूतियों के निर्गमन से संबंधित विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, अभिगोपन यानी अंडरराइटिंग किया जाएगा, प्रिंटिंग का चार्ज होगा, ब्रोकरेज का चार्ज होगा, और भी कई तरह के ओवरहेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने से रिलेटेड होते हैं। और इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं पूंजी की लागत या प्रतिभूति की लागत। तो किसी भी पूंजी संरचना में जो भी पूंजी संरचना बनाई जा रही है, जो भी प्रतिभूतियां शामिल की जा रही हैं, उन सभी की लागतों का एक एवरेज कॉस्ट देखा जाता है, और दैट शुड बी मिनिमम। वो मिनिमम होना चाहिए, तभी कंपनी अपना अधिक लाभ का उद्देश्य पूरा कर पाएगी। दूसरी बात, न्यूनतम जोखिम, मिनिमम रिस्क। देखिए, बिजनेस का दूसरा नाम है रिस्क, जो हम सभी जानते हैं। बिजनेस की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जैसे ही बिजनेस शुरू किया जाएगा, इक्विटी शेयर लगाए जाएंगे या स्वामी अपनी पूंजी को वहाँ पर विनियोजित करता है, तो वह जोखिम के आधार पर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे संस्था प्रोग्रेस करती है, कॉस्ट रिकवर होती है, लाभ अर्जित किए जाते हैं, और जोखिम के साथ लाभ का एक संयोजन या एक बैलेंस बनना शुरू होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जोखिम की न्यूनतम सीमा पर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ यह हम सब जानते हैं, जहाँ हाई रिस्क है वहाँ हाई प्रॉफिट है, जहाँ लो रिस्क है वहाँ लो प्रॉफिट है। लेकिन इनका एक बैलेंस किया जाता है। तो सिक्योरिटी मिक्स यानी प्रतिभूतियों का मिश्रण कि समता पूंजी, ऋण पूंजी और अधिमान पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, इन तीनों का कैसा कॉम्बिनेशन हो, कैसा संयोग हो, जो कि जोखिम की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखे और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। सुरक्षित विनियोग, सेफ इन्वेस्टमेंट। नेचुरली संस्था जब पूंजी लागत के आधार पर प्राप्त कर रही है, यानी उसकी कॉस्ट पे करती है, तो उसे ये भी ज़रूरी है कि उसका किया गया विनियोग भी सुरक्षित होना चाहिए। देखिए, अधिमान अंशधारी और ऋण पत्रधारी, इनकी पूंजी तो संस्था को किसी भी हालत में लौटाई जानी जरूरी होती है संस्था के द्वारा। लेकिन जहाँ तक सवाल समतांशधारियों का या इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, उनके लिए ये विनियोग बहुत सुरक्षित होने जरूरी हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो, जैसे इंस्टीट्यूशन का वाइंडिंग अप होता, समापन होता है, या दिवालिया होती है, या संस्था समाप्त की जा रही है, तो बची हुई पूंजी का ही हिस्सा यदि बचा है तो उनको प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं। तो पूंजी संरचना ऐसी हो जो हर इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सुरक्षित रखे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउटफुल या संदिग्ध स्थिति ना बनने पाए और वह लाभ कमा सके।
समता पूंजी पर अधिकतम प्रत्याय, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जानते ही हो आप। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? जब संस्था इक्विटी के साथ डेट का भी ब्लेंडिंग करती है, यानी समता के साथ ऋण पूंजी का इस्तेमाल करती है, तो वह अधिक आय अर्जित करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेट कैपिटल पर हमेशा एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, और यदि अधिक लाभ कमाए जाते हैं तो ब्याज को लेस करने के बाद शेष सारी राशि लाभांश के रूप में समतांश पूंजी के लिए होती है या समतांशधारियों के लिए होती है। तो पूंजी संरचना में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए कि हम इक्विटी के साथ डेट कैपिटल का यूज़ कितना कर रहे हैं, किस अनुपात में कर रहे हैं, कितनी समयावधि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी आय को या प्रत्याय को निर्धारित भी करेगी और अधिकतम भी करेगी। लेकिन बच्चों, एक बात साफ है कि समता पूंजी पर जहां प्रत्याय अधिक आएगा ऋण पूंजी को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी होगा। रिस्क किस तरह का होगा कि हो सकता है कंपनी को अचानक कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए और वह उनको ब्याज देने की स्थिति में भी ना आए। उसके ऊपर डेट की लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और उस स्थिति को बचाने के लिए ज़रूरी है कि पूंजी संरचना को बहुत ही अच्छे ढंग से निर्धारित किया जाए। अधिकतम नियंत्रण, मैक्सिमम कंट्रोल, जो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत अलग भी है थोड़ी, कि पूंजी संरचना में विशेष रूप से जो कंपनी के ऑनर्स हैं, स्वामी हैं, वो ये चाहते हैं कि पूंजी संरचना के आधार पर संपूर्ण संस्था पर उनका अधिकार हो, उनकी अपनी ऑनरशिप बनी रहे, उनका नियंत्रण और कंट्रोल बना रहे। इसलिए वो डेट कैपिटल को ज़्यादा इस्तेमाल करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, क्योंकि ऋण पत्रधारी कभी भी वोटिंग राइट नहीं रखते और किसी भी तरह का प्रबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं होता, इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते। तो नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? ऑनर्स के हाथ में, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो वो ये चाहते हैं कि इक्विटी को बढ़ाने की जगह डेट कैपिटल को बढ़ाया जाए, ऋण पूंजी को बढ़ाया जाए, तो अधिकतम नियंत्रण उनके हाथ में बना रहेगा। लेकिन इसमें भी संतुलन का होना जरूरी है, बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है, तभी जाकर वह नियंत्रण भी होगा और जोखिम भी सामान्य रूप से रहेगा। लास्ट 3 पॉइंट्स और हैं: सरलता, लोचशीलता और वैधानिक अनुकूलता। सरलता, सिंप्लिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। सिंपल का दूसरा मतलब है कि इसमें जटिलता नहीं हो। जब कोई इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करता है, तो वो हर एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखता है कि उसमें इक्विटी कितनी है और डेट कितनी है, यानी डेट इक्विटी रेशो के बेसिस पर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए किसी संस्था की कैपिटल स्ट्रक्चर को आसानी से समझा जा सके, देखा जा सके, एनालाइज किया जा सके और वह अपने निर्णय को उस आधार पर ले सके, ऐसी सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सरलता का मतलब यही है, जो सामान्य रूप से समझने योग्य हो। लोचशीलता, जो आप हर जगह, हर योजना में, हर पॉलिसी में पढ़ते हैं। तो पूंजी संरचना भी कैसी होनी चाहिए? लोचशील। लोचशील का मतलब मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए हम उसमें परिवर्तन कर सकें। परिवर्तन का यहाँ आशय क्या हुआ? यदि मार्केट डिक्लाइन कर रहा है, जैसा अभी कोविड में हो रहा है, इस कोविड एनवायरनमेंट में सभी मार्केट की सिचुएशन मंदी के दौर में चल रही हैं, और उस मंदी में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जिसमें कम से कम रिस्क रहे और समतांशधारी अपना एक सामान्य लाभ लेते रहें। लेकिन यदि उसमें लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो उसमें चेंज नहीं किया जा सकेगा और कंपनी हैवी लॉसेस की तरफ भी जा सकती है। इसी तरह से यदि मार्केट बूम पर है, बहुत ऊंचाई पर जा रहा है, वृद्धि हो रही है, लाभ बढ़ रहे हैं,
इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती जा रही है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे अरेंजमेंट होने की भी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि हम अधिक पूंजी को निर्गमित करके अधिक लाभ भी कमा सकें। तो लोचशीलता का मतलब सीधा सा कन्वर्टिबिलिटी, यानी उसमें एक परिवर्तनशीलता का फीचर होना ज़रूरी है। वैधानिक अनुकूलता अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स, ये तो बिल्कुल सर्वमान्य सी बात है कि किसी भी देश में कॉरपोरेट सेक्टर को चलाने के लिए निश्चित नियम या विधान बने होते हैं, एक्ट बने होते हैं, और उन एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस को लागू किया जा सके, उनके आधार पर ही संस्था की पूंजी संरचना निर्धारित की जानी जरूरी होती है। और ये निर्धारित करते समय ये देखना चाहिए कि किसी भी नियम का वायलेशन यानी उसके विरुद्ध जाने की स्थिति ना हो, तभी वह अनुकूल या सर्वोत्तम मानी जाएगी। तो ये कुछ एक सामान्य से वो पॉइंट्स हैं वो फीचर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी संरचना को अनुकूलतम बनाने में अपना रोल रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऐसा मॉडल नहीं है जो सभी में फिट हो जाए, यानी सभी तरह की संस्थाओं में फिट हो जाए, चाहे वो ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, या किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो। ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री का अपना नेचर है, साइज है, आकार है, उसकी अवधि है, उसका जीवन काल है, लाइफ पीरियड है। उस आधार पर ही पूंजी संरचना बनाई जाती है, और विशेष रूप से मार्केट को देखते हुए। न्यूली स्टेब्लिश्ड कंपनी है तो उसकी पूंजी संरचना का अलग पार्ट, अलग स्ट्रक्चर होगा। बहुत पुरानी है तो वह स्ट्रक्चर अलग तरह से रखेगी, क्योंकि उसको और आगे एक्सपेंशन करना है। या फिर अभी जो ज़बरदस्त जो क्राइसिस चल रही हैं इकोनॉमी की, उसमें जो शटर डाउन हो रही हैं कंपनीज, उनमें अब वापस रिवाइवल के लिए, यानी उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए किस तरह का पूंजी संरचना बनाई जाए, ऐसी सारी फीचर्स डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं कंपनी टू कंपनी या संस्था से संस्था की तरफ। तो उन पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी यह एक सामान्य सा निष्कर्ष है कि सभी संस्थाओं को ये सभी 8-10 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी उनकी अपनी नेचर के हिसाब से उन्हें कैपिटल लेआउट तैयार करना चाहिए। थैंक यू।